क्विक रिवीजन कर लेते हैं फ्रॉम सेक्शन नंबर 6। सो हु आर द पर्सन्स एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर पेटेंट्स? सबसे पहले तो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, ठीक है, ये लिस्ट है 3 लोगों की, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, द पर्सन हु एक्चुअली डेवलप्स द इन्वेंशन इज एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर पेटेंट्स। मैंने यहाँ पे कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, ठीक है। सो देन असाइनी ऑफ द इन्वेंटर, ठीक है, जो भी ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है उनका असाइनी, ठीक है। सो अगर आपने किसी कंपनी के लिए कोई इन्वेंशन डेवलप किया है, देन दैट कंपनी विल बी द असाइनी, ओके। क्योंकि आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज मेंशन है कि अगर आप कोई भी इन्वेंशन करेंगे, देन दैट इन्वेंशन विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। जैसे आईबीएम के एम्प्लॉयज अगर कोई भी इन्वेंशन करते हैं और पेटेंट फाइल करते हैं, तो एप्लीकेंट में असाइनी में आईबीएम का ही नाम होता है, ठीक है। Okay, so assignee can apply for patent in place of the inventor. Then legal representative of a deceased person. So if true and first inventor passes away before filing, his or her legal representative, ठीक है, उनके son, daughter या फिर उनके administrator can apply for patents, ठीक है। So this is a very simple requirement. 3 लोगों की लिस्ट है, कौन कौन है 3? ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, असाइनी एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज्ड इन्वेंटर, ओके। देन 6(2) में क्या बोला गया है? जॉइंट एप्लीकेंट, ठीक है। तो एनी ऑफ द एवर पर्सन, इन्वेंटर, असाइनी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन अप्लाई अलोन और जॉइंटली विद अदर्स, ठीक है। तो ये लोग किसी और को भी अपने साथ ले सकते हैं या फिर अकेले ही कर सकते हैं, ठीक है। देन आते हैं सेक्शन नंबर 7 पे। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर? ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, असाइनी एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ओके। देन सेक्शन नंबर 7, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ से पेटेंट एक्ट में फॉर्म्स स्टार्ट हो जाते हैं। सेक्शन 7(1) की बात करें अगर हम, तो क्या कह रहा है? यहाँ से हमने एक तरीके से पेटेंट एक्ट पढ़ना स्टार्ट किया था। तो सेक्शन 7(1) टॉक्स अबाउट वन एप्लीकेशन वन इन्वेंशन, ठीक है। एवरी पेटेंट एप्लीकेशन मस्ट रिलेट टू ओनली वन इन्वेंशन, ठीक है। अगर उससे ज्यादा होते हैं तो हमें कौन सी एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है? डिविजनल एप्लीकेशन, ठीक है। डिविजन एप्लीकेशन, ओके। सो this prevents confusion and ensures that the scope of the protection is clear, ठीक है। किस चीज के लिए इन्वेंशन है ये हमें क्लियर रहता है। The application must be filed in the appropriate patent office. What do you mean by the word appropriate patent office? Appropriate word का मतलब यहाँ पे है आपके jurisdiction में। अगर आप नोएडा में रह रहे हो तो आप चेन्नई पेटेंट ऑफिस में फाइल नहीं करोगे, ठीक है। सो जो भी आपके नियर बाय जुरिस्डिक्शन में आएगा, इन दैट पेटेंट ऑफिस यू विल फाइल योर इन्वेंशन, उसी को हम एप्रोप्रिएट पेटेंट ऑफिस कहते हैं, ठीक है। सो अंडर रूल 21, इसमें मैंने सारे रूल्स को भी कंपाइल कर दिया है। रूल 21 के अंदर हमें पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के लिए कौन से फॉर्म की जरूरत पड़ती है? फॉर्म 1, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ अ पेटेंट, ओके। देन सेक्शन 7(1)(a), जिसमें कि पहली बार पढ़ते वक्त बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हुआ था, बट अब नहीं होगा। सेक्शन 7(1)(a) क्या कह रहा है? पीसीटी एप्लीकेशंस डेजिग्नेटिंग इंडिया नेशनल फेज रिक्वायरमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, कि देखो कोई भी पीसीटी एप्लीकेशन दैट डेजिग्नेट इंडिया मींस द एप्लीकेंट वांट्स प्रोटेक्शन इन इंडिया does not automatically become an Indian application. The applicant must file the national phase in Indian Patent Office. Once this is done, the international application is treated as regular Indian patent application. बहुत ही सिंपल सी बात है। जब भी आप पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करते हो तो पीसीटी के जितने भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स हैं, 158 कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स हैं, उन सारे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स में आपकी एप्लीकेशन डेजिग्नेट हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। फिर आप नेशनल फेज में जाके क्या करते हो? इलेक्ट करते हो 158 में से कौन कौन सी कंट्रीज में मुझे फाइल करना है। तो 158 कंट्रीज में आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? डेजिग्नेट हो जाती है। डेजिग्नेट होने का मतलब ये है कि आप कहीं पे भी फाइल करोगे नेशनल फेज एंट्री में, देन आपकी प्रायोरिटी डेट सिक्योर रहेगी, ठीक है।
दिस इज द मीनिंग ऑफ डेजिग्नेटिंग। तो सिंपल सी चीज ये बोल रहे हैं कि अगर आपने इंडिया को डेजिग्नेट किया है, जो कि ऑटोमेटिकली ही हो जाता है, 158 के 158 में इंडिया भी आएगा तो वो ऑटोमेटिकली डेजिग्नेट हो जाएगा। तो डेजिग्नेट करने भर से आपकी डज नॉट बिकम एन इंडियन एप्लीकेशन, ऐसा करने से इंडियन एप्लीकेशन नहीं बन जाती। इंडियन एप्लीकेशन बनाने के लिए उसको आपको नेशनल फेज के अंदर इंडियन पेटेंट ऑफिस में वो एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। Once this is done, then your international application or PCT application will be treated as regular Indian patent application। फिर तो इक्वल बिहेवियर होगा जैसा बाकी एप्लीकेशंस के साथ होता है। ठीक है, ये फाइलिंग डेट ऑफ पीसीटी एप्लीकेशन इन इंडिया, ये तो आप बहुत अच्छे से आप समझ चुके हो जब से आपने पूरा पीसीटी पढ़ा है। देखो क्या कह रहा है, व्हेन एन इंटरनेशनल एप्लीकेशन अंडर पीसीटी डेजिग्नेट्स और इलेक्ट्स इंडिया। ठीक है, डेजिग्नेट तो अपने आप हो जाएगा, इलेक्ट करना पड़ेगा इंडिया को। डेजिग्नेट तो अपने आप हो जाता है, 158 के 158 कंट्री डेजिग्नेटिंग कंट्रीज में तो अपने आप आ जाता है। ठीक है, बट यू हैव टू इलेक्ट इंडिया एंड एंटर्स द नेशनल फेज। अब जब नेशनल फेज एंट्री में 30 या 31 महीने के बाद आपने इंडिया को क्या किया, इलेक्ट कर लिया, मींस यू वांट पेटेंट प्रोटेक्शन इन इंडिया, देन फाइलिंग डेट इन इंडिया इज द इंटरनेशनल फाइलिंग डेट अंडर द पीसीटी। ये तो हमने पढ़ रखा है। सपोज आपने इंटरनेशनल पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करी 1 जनवरी 2025 को, तो आप नेशनल फेज एंट्री इंडिया में की आपने विद इन 31 मंथ्स, मींस 1 अगस्त 2026 तक आपने नेशनल फेज एंट्री कर ली। तो इंडिया के लिए जो आपकी फाइलिंग डेट होगी वो आपकी 1 जनवरी 2025 होगी। फाइलिंग डेट हमेशा वही रहेगी जो पीसीटी वाली डेट थी, और टर्म भी यहीं से काउंट होगा। पीसीटी जिस दिन आपने पीसीटी फाइल करी ना, भले ही आप 31 महीने के बाद इंडिया में आ रहे हो, बट द डेट ऑन विच यू फाइल्ड पीसीटी विल बी योर फाइलिंग डेट। ठीक है, इस डेट को क्या कहा जाता है, इस डेट को एक्चुअल फाइलिंग डेट बोला जाता है। इस डेट को एक्चुअल फाइलिंग डेट बोला जाता है और ये बाकी पर्पसेस के लिए यूज होती है। ठीक है, बट पूरी एप्लीकेशन की जो आपकी फाइलिंग डेट है वो वही रहती है, आप कहीं पे भी फाइल करो वो वही रहेगी। अब जैसे आपने 1 जनवरी 2025 को पीसीटी एप्लीकेशन फाइल की, ठीक है, अब आप चाहे यूएसए में करो, चाहे चाइना में करो, चाहे जर्मनी में करो, आपकी फाइलिंग डेट हर कंट्री के लिए यही रहेगी। ठीक है, भले ही आप एक्चुअल में जाके कहीं कभी भी फाइल करो 30 महीने के बाद या 31 महीने के अंदर, जब भी आपको फाइल करना है विद इन। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो ये कंफ्यूजन जिसको भी है अभी नहीं होना चाहिए। ओके, देन सेक्शन 7(2) प्लस रूल 10। ठीक है, सेक्शन 7(2) में क्या बात हो रही है, इफ द पेटेंट एप्लीकेशन इज फाइल्ड नॉट बाय द इन्वेंटर हिमसेल्फ बट बाय समवन हु हैज रिसीव्ड द राइट टू अप्लाई थ्रू एन असाइनमेंट। ठीक है, तो कौन कौन फाइल कर सकता है, असाइनी फाइल कर सकता है, मींस अगर इन्वेंटर ने किसी को असाइन कर दिए हैं अपने राइट्स। ठीक है, तो अगर कोई असाइनी फाइल कर रहा है तो एप्लीकेंट जो भी है, जो भी फाइल कर रहा है, मस्ट सबमिट प्रूफ ऑफ राइट। तो उसको प्रूफ ऑफ राइट देना पड़ता है, जो कि असाइनमेंट डीड हो सकती है या फिर दोनों के बीच का एग्रीमेंट हो सकता है। अगर मैं ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हूं, मैंने अपना इन्वेंशन किसी को असाइन कर दिया, देन व्हाट विल हैपन, आई हैव टू गिव when the person whom I have given the invention, जब वो अप्लाई करेगा तो उनको एक प्रूफ ऑफ राइट देना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं ही हूं जिसको इन्वेंशन असाइन हुई है, और ये रही एग्रीमेंट डीड, ये रहा एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट्स, और अब मुझे अप्लाई करने दो, ये रहा प्रूफ ऑफ राइट। ठीक है, तो दिस प्रूफ ऑफ राइट कैन बी फाइल्ड अलोंग विद द एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हो, अगर आप असाइनी हो तो उस वक्त ही आप प्रूफ ऑफ राइट सबमिट कर दो, और विद इन 6 मंथ्स आफ्टर फाइलिंग। ठीक है, दैट इज एज सिंपल एज दैट। अब देखो, अब ये पीसीटी वाला रूल अब आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपने नेशनल फेज एंट्री की है पीसीटी में, ठीक है, डेजिग्नेटिंग इंडिया, देन 6 मंथ्स आर काउंटेड फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग इन इंडिया। अब एक बात बताओ, पीसीटी के केस में फाइलिंग डेट क्या होती है, वो तो पुरानी वाली डेट होती है जब आप पीसीटी फाइल करते हो। पीसीटी कब फाइल करते हो, पीसीटी तो आप तब फाइल करते हो ना, सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है, विद इन, जैसे सबसे पहले आपने अपनी होम कंट्री में फाइल करी होगी एप्लीकेशन। ठीक है, अपनी होम कंट्री में जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करते हो, सपोज आपने करी अब होम कंट्री में 1 जून 2024 को, अब इसके 12 महीने के अंदर विद इन 12 मंथ्स आपको पीसीटी फाइल करनी है, तो आपने कर दिया 1 जून 2025 को पीसीटी फाइल। ठीक है, अब एक्चुअल में इंडिया में नेशनल फेज एंट्री करी जाके इस 1 जून 2024 जो आपकी प्रायोरिटी डेट थी उससे
31 महीने के अंदर अंदर, मींस 1 अगस्त 2026 को। अब मान लो ये वाली जो आपकी एप्लीकेशन थी ये असाइंड वाली एप्लीकेशन थी, तो इंडिया में जो भी असाइंड वाली एप्लीकेशंस होती हैं उनके लिए प्रूफ ऑफ राइट देना होता है। और प्रूफ ऑफ राइट कब देना होता है? प्रूफ ऑफ राइट देना होता है या तो एप्लीकेशन के साथ में ही दे दो या तो विद इन 6 मंथ दे दो। तो इंडिया में एप्लीकेशन आपने कब फाइल करी, एक्चुअल में कब फाइल करी? एक्चुअल में तो जब नेशनल फेज एंट्री हो गई तब फाइल की ना। तो एक्चुअल जो फाइलिंग डेट है नेशनल फेज एंट्री वाली, उस डेट से 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको लिखा है द 6 मंथ्स आर काउंटेड फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग इन इंडिया, मींस द नेशनल फेज एंट्री डेट, नॉट द इंटरनेशनल फाइलिंग डेट। That would, Raghav, that would be 1st August, na? दैट वुड बी 1 अगस्त, Okay, ऑब्वियसली। okay. इस डेट को तो आपने सिर्फ इंडिया को डेजिग्नेट किया था, इंडिया में फाइल थोड़ी किया है। इंडिया इज ओनली डेजिग्नेटेड एज ऑल अदर कंट्रीज आर आल्सो डेजिग्नेटेड, बट व्हेन यू विल डिसाइड टू फाइल इन इंडिया उस डेट से 6 मंथ्स काउंट करने हैं। सो द 6 मंथ्स आर काउंटेड फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग इन इंडिया, मींस द नेशनल फेज एंट्री डेट। ओके, कंफ्यूजन क्लियर हुआ? मानसी क्लियर है आपको? Yes, Raghav. Clear Okay. है। हम्म। She asked me someday about this. Okay, so I hope किसी और को भी ये कंफ्यूजन अब ना हो, अगर किसी ने तब नहीं पूछ पाया मेरे से। ठीक है, ओके। सो फाइलिंग डेट, हाँ हेलो, हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जापान के किसी बंदे ने पीसीटी फाइल करी है, ठीक है, तो जिस दिन उसने पीसीटी फाइल करी होगी तो इंडिया में वही उसकी फाइलिंग डेट होगी। इंडिया में क्या पूरे दुनिया में वही उसकी फाइलिंग डेट होगी, जहां जहां वो नेशनल फेज में एंटर करेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। फाइलिंग डेट आपकी वही होगी जिस दिन आप पीसीटी फाइल करते हो। फाइलिंग डेट से ही 20 साल काउंट होते हैं। अंडरस्टूड? बट प्रूफ ऑफ राइट इंडिया में देना है तो एक्चुअल में जब फाइल कर लोगे तब ना प्रूफ ऑफ राइट दोगे। फाइलिंग डेट तो 1 जनवरी है, बट इंडिया में मैंने फाइल ही नहीं किया, फिर मेरे को इस डेट से क्या मतलब, 1 जनवरी वाली डेट से। अंडरस्टूड नाउ? तो जब इंडिया में फाइल करें उससे 6 महीने, उससे 6 ठीक महीने। है। देखो यहाँ पे आई हैव गिवन अ गुड एग्जांपल आल्सो। देखो नॉर्मल इंडियन एप्लीकेशन की बात करते हैं। डॉक्टर ए असाइंस राइट टू कंपनी एक्स। ठीक है, आपने इन्वेंट किया, डॉक्टर ए ने, और कंपनी एक्स को इन्वेंशन असाइन कर दिया। ठीक है, कंपनी एक्स फाइल्स द पेटेंट एप्लीकेशन इन इंडिया ऑन 1 फरवरी 2025। तो प्रूफ ऑफ असाइनमेंट मस्ट बी सबमिटेड बाय 1 अगस्त 2025। ठीक है, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द फाइलिंग डेट। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज हो गई। अब हम पीसीटी एप्लीकेशन की बात करते हैं। अब डॉक्टर ए ने पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करी 1 जनवरी 2025 को, ये हो गई उनकी इंटरनेशनल फाइलिंग डेट। ठीक है, अब इंडिया में एंट्री करी 1 अगस्त 2026 को, तो 6 मंथ्स पीरियड फॉर फर्निशिंग असाइनमेंट प्रूफ इज काउंटेड फ्रॉम 1 अगस्त 2026, नॉट फ्रॉम 1 जनवरी 2025। सो प्रूफ ऑफ राइट मस्ट बी फर्निश्ड बाय 1 फरवरी 2027। यहां से आप 6 महीने काउंट कर लो 1 अगस्त 2026 से। ठीक है, सो Raghav, so the period is constant, but for the purposes of calculating the date is different. Yes, right? As simple as that. As simple as that. Whenever you file actually in India, from that date you have to take 6 months. Whether it's PCT, whether if it's normal, then तो एक्चुअल फाइल करने वाली डेट तो सेम ही होगी, और पीसीटी है तो जिस दिन नेशनल फेज एंट्री करी वो डेट से आप 6 महीने दोगे। वैसे भी अगर हम लॉजिकली सोचे तो पीसीटी वाली डेट से तो 6 महीने पॉसिबल ही नहीं है ना। पीसीटी एप्लीकेशन जब हम फाइल कर रहे हैं तो हमने लिस्ट किया है कि यस आई विल इन फ्यूचर ऑल्सो नीड प्रोटेक्शन इन इंडिया, वो तो ऑटोमेटिकली ही हो जाता है। सो वहां से 6 मंथ्स नहीं पॉसिबल है। 6 मंथ्स कहां से पॉसिबल है? जब आप एक्चुअल में फाइल कर देते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेरी सिंपल, डिक्लेरेशन एंड पोजेशन। Raghav, so sorry. Yes. Hi, I'm so sorry. That logically you were saying, so I was trying to understand that. So PCT is filed within 12 months of your basic application, Yes, right? yes. Yeah. So from 12 months to 31 months in the interim, 6 months would not count, right? So that was आप वो बोल रहे थे, right? हाँ, उसमें 6 मंथ्स का लॉजिक आ ही नहीं सकता ना, बिकॉज right, whenever right. you actually file in that country, वहां से 6 मंथ्स काउंट होंगे। ओके, राइट। तो नेशनल फेज एंटर करके इलेक्ट करने के बाद जब एक्चुअल में फाइल करते उसके बाद 6 महीने, उसके बाद से 6 महीने, बिल्कुल। ओके, गॉट इट। गॉट इट।
Then coming to section 7.3, declaration of possession and inventorship. This is very simple. The applicant must state that the applicant is in possession of the invention. ठीक है? This means that the applicant must have sufficient knowledge and control over the invention to describe it fully in the specification. आपको अपने invention के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, आपको डिक्लेयर करना होता है. द एप्लीकेशन मस्ट ऑल्सो नेम द पर्सन हु क्लेम्स टू बी द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर. ठीक है, तो ये सब कुछ आपको डिक्लेयर करना होता है कि ये ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है और मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास सफिशिएंट नॉलेज है, मैंने इन्वेंशन को अच्छे से डिस्क्राइब किया है स्पेसिफिकेशन में. ठीक है, इफ द पर्सन अप्लाइंग फॉर द पेटेंट इज नॉट द एक्चुअल इन्वेंटर, अगर आप एक्चुअल इन्वेंटर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी और अ लीगल हायर, then the applicant must give a statement declaring that they believe the person they have named is the true and first inventor. तो उनको बताना पड़ता है कि ये ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर. ये सब आपको फॉर्म 1 में ही डिक्लेरेशन वगैरह में लिखना होता है कि हाँ मैं इन्वेंशन के पोजेशन में हूँ, मेरे को पूरा पता है इन्वेंशन के बारे में और ये ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है. अगर कोई ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर अगर आपने इन्वेंट किए तो आप बता दो कि हाँ मुझे सारी नॉलेज है इन्वेंशन की. बस एक डिक्लेरेशन का होता है, उसमें आपको बस टिक करना होता है. ठीक है. Then section 7.4 provisional and complete specification requirement. ठीक है, तो for a normal patent application in India that is not a convention application or a PCT, यहाँ पे PCT की बात नहीं हो रही है जो इंडिया को डेजिग्नेट कर रही है. The application must be filed with either a provisional or a complete. ठीक है, तो जो नॉर्मल ऑर्डिनरी एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशंस कैसे भी आप फाइल कर सकते हो, चाहे तो आप प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन दे दो चाहे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दे दो. बट अगर आप कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो या पीसीटी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो इंडिया में, देन यू हैव टू गिव ओनली विच स्पेसिफिकेशन? टेल मी. Complete specification. Yes, only complete is required then. Okay, then coming to section number 8. A statement and undertaking regarding foreign application. What is the meaning of word undertaking? Anyone? फॉरेन एप्लीकेशन में जो भी चल रहा है उसका स्टेप बाय स्टेप बताना कंट्रोलर को. अंडरटेकिंग मींस सर्च रिपोर्ट, एग्जामिनेशन रिपोर्ट या सर्च रिपोर्ट, शपथ या क्या कहते हैं उसको हम. हाँ, प्रॉमिस. शपथ लेता हूं. प्रॉमिस. यू कैन शपथ लेता हूँ, बिल्कुल जैसा रजनी ने बताया. ठीक है, तो शपथ लेता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं ऐसा करूंगा. ठीक है, तो स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि देखो सेक्शन 8 डील करता है फॉर्म 3 से. ठीक है, फॉर्म 1 हमने पढ़ा है आज. फॉर्म 3 में क्या होता है कि आपकी फॉरेन एप्लीकेशन के साथ में जो भी कुछ हो रहा है आपको कंट्रोलर को सब कुछ बताना पड़ता है. एक तो स्टेटमेंट देना पड़ता है कि मैं बताऊंगा, एंड अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि आगे जो होगा वो भी मैं बताऊंगा. अभी तो बता ही रहा हूँ, अभी तो स्टेटमेंट के द्वारा बता रहा हूँ, आगे जो होगा वो भी बताऊंगा. ये है स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग का मतलब. ठीक है, तो देखो इफ एप्लीकेंट इन इंडिया इज ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द सेम और सब्सटेंशियली सेम इन्वेंशन, या तो सेम या फिर बिल्कुल वैसा ही. ठीक है, इन अनदर कंट्री, then he must file with Indian application or within 6 months from the date of filing a statement giving detailed particulars of foreign application. means उसका एप्लीकेशन नंबर, किस कंट्री में फाइल कर रहे हो, क्या फाइलिंग डेट है या फिर क्या स्टेटस है. ठीक है, तो आपको एक स्टेटमेंट देना है विद इन 6 months ऑफ योर फाइलिंग डेट कि हाँ भाई कहीं फॉरेन में तुमने अप्लाई किया. और ये रिक्वायरमेंट फॉर्म 3 देने की रिक्वायरमेंट मतलब ये श्योर शॉट है. अगर आप अप्लाई कर भी रहे हो तब भी मतलब फॉर्म 3 तो आपको भरना ही भरना है. ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप लिख दो कि नो सेम और सब्सटेंशियली सेम इन्वेंशन इज फाइल्ड इन अनदर कंट्री. ऐसा नहीं कि जब आप फॉरेन एप्लीकेशन फाइल करते हो तभी आपको फॉर्म 3 देना है. फॉर्म 3 देना मैंडेटरी है. ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो बस नो लिख दो उसमें कि कोई भी फॉरेन एप्लीकेशन में फाइल नहीं कर रहा हूं. जब भी आपने इंडिया में फाइल किया है उसके बाद आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ता है अपनी फॉरेन एप्लीकेशन के बारे में विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग. ठीक है, और एक स्टेटमेंट देना होता है और एक अंडरटेकिंग देनी होती है. अंडरटेकिंग मींस प्रॉमिस दैट टिल द डेट ऑफ ग्रांट, ये बात आपको याद रखनी है, जब तक मेरा पेटेंट ग्रांट नहीं हो जाता इंडिया में, ही विल कीप द कंट्रोलर इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग, वो कंट्रोलर को बताता रहेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ डिटेल्ड मान लो स्टार्टिंग के 6 months में आपने नहीं
कोई फॉरेन एप्लीकेशन दी, बाद में दी, तो आपको बाद में भी अगर दे रहे हो तब भी बताना है, ठीक है। ऑफ एवरी फॉरेन एप्लीकेशन फाइल्ड आउटसाइड इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम, जो भी इन्वेंशन है उसके सिमिलर अगर इन्वेंशन है, अगर वो बाहर फाइल हुई है तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा विद इंडियन एप्लीकेशन और विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, ठीक है। तो आपको ये कब देना है स्टेटमेंट और अंडरटेकिंग, या तो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ में ही दे दो या विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, ठीक है। तो 6 मंथ्स का टाइम आपको मिलता है, ठीक है। एट एनी टाइम बिफोर ग्रांट रिफ्यूजल कंट्रोलर में आस्क फॉर डिटेल्स ऑफ फॉरेन प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मीन्स एग्जामिनेशन, ठीक है। जो भी आपके एप्लीकेशन के साथ हो रहा है, एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स, क्लेम अमेंडमेंट, जो कुछ भी आपके एप्लीकेशन के साथ हुआ है, एंड एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड अवेलेबल इन्फॉर्मेशन विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, ठीक है। तो ग्रांट होने से पहले आपके एप्लीकेशन या रिफ्यूज होने से पहले कंट्रोलर कोई भी डिटेल्स अपने से भी मांग सकते हैं फॉरेन प्रोसिक्यूशन की। प्रोसिक्यूशन मींस आपके एप्लीकेशन के साथ वहां पे क्या हो रहा है, एग्जामिनेशन में क्या हुआ है, वहां की एफईआर में क्या आया, यूएस में उस एफईआर को बोलते हैं ऑफिस एक्शन, ठीक है। तो वहां के ऑफिस एक्शन में क्या आया, क्लेम अमेंडमेंट्स में क्या हुआ, तो आपको सब कुछ बताना पड़ता है विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, ठीक है। अभी हम प्रिस्क्राइब टाइम क्या है ये देखते हैं। तो ये रिलेटेड रूल्स हैं, रूल नंबर 12 विच आर रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 8, ओके। तो रूल नंबर 12(1) क्या कह रहा है, द स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म 3, ठीक है। फॉर्म 3 के अंदर हमें देना है, बहुत ही सिंपल सी बात है। एप्लीकेंट मस्ट फाइल स्टेटमेंट एंड, देखो स्टेटमेंट अलग है, अंडरटेकिंग अलग है। स्टेटमेंट में आप सब कुछ बताते हो, अंडरटेकिंग में आप ये कहते हो कि ग्रांट तक मैं सब कुछ बताऊंगा, उसके बाद भी जो होगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। ओके देन, ठीक है। एप्लीकेंट मस्ट फाइल स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग मींस फॉर्म 3 विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द इंडियन एप्लीकेशन, ठीक है। एंड इन केस ऑफ पीसीटी इंडियन एप्लीकेशन, अब देखो अब ये बात फिर से बार बार रिपीट होगी, वही प्रूफ ऑफ राइट वाली। अब मुझे बताओ, पीसीटी अगर इंडिया में फाइल कर रहे हो तो वो कैसे ट्रीट करेंगे आपकी एप्लीकेशन को, जैसे एक नॉर्मल इंडियन एप्लीकेशन है वैसे ही ट्रीट करते हैं पीसीटी की एप्लीकेशन को भी जब आप नेशनल फेज में आ जाते हो। तो जब भी आप पीसीटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तब भी आपको फॉर्म 3 देना पड़ता है। जैसे आप कहीं और से आके इंडिया में पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करी तो आपकी बाकी यूएस की एप्लीकेशन, जापान की एप्लीकेशन के साथ क्या हो रहा है वो भी बताना पड़ेगा। सबको फॉर्म 3 फाइल करना है जो भी इंडिया में पेटेंट चाहता है, ठीक है। तो अब इस केस में 6 मंथ्स कब से काउंट होंगे बताओ? जब नेशनल फेज एंट्री के थ्रू इंडिया में जिस डेट को आई है बिल्कुल बिल्कुल, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल फाइलिंग इन इंडिया। जैसे प्रूफ ऑफ राइट के केस में होता था फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल फाइलिंग इन इंडिया, सिमिलरली यहाँ पे भी यही है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल फाइलिंग इन इंडिया, बिकॉज ये बात लॉजिकली भी सही है। जब इंडिया में आ जाओगे तभी तो फॉर्म 3 दोगे, जब इंडिया में फाइल कर लोगे, ठीक है। ओके देन रूल 12(2) क्या कह रहा है, व्हेन यू फर्स्ट फाइल फॉर्म 3 you disclose details of all foreign patent application already filed for the same invention। जब पहली बार आप फॉर्म 3 फाइल करते हैं तो जो भी एप्लीकेशन फॉरेन है जो ऑलरेडी आप फाइल कर चुके हो उनके बारे में आप बताते हो। बट आफ्टर दैट इफ यू फाइल एनी न्यू फॉरेन एप्लीकेशन, ठीक है, मान लो आपने पहला फॉर्म 3 फाइल कर दिया और उसमें कोई भी एप्लीकेशन नहीं थी या एक ही एप्लीकेशन फॉरेन एप्लीकेशन थी फॉर द सेम इन्वेंशन, यू मस्ट अपडेट द कंट्रोलर। This update must be filed within 3 months from the date of issuance of the first examination report in India by again filing फॉर्म 3। तो इस केस में आपको क्या करना है, जैसे आपने पहली बार में फॉर्म 3 फाइल किया, देन यू डिस्क्लोज्ड ऑल योर फॉरेन पेटेंट एप्लीकेशन। मान लो 2 आपने फॉरेन पेटेंट एप्लीकेशन तब तक आप फाइल कर चुके थे जब आपने पहली बार फॉर्म 3 फाइल कर दिया, ठीक है, उनके बारे में आपने बता दिया। बट आफ्टर दैट इफ यू फाइल एनी न्यू फॉरेन एप्लीकेशन, ठीक है, तो जब आप दोबारा कोई न्यू फॉरेन एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो फॉर्म 3 फाइल करने के बाद, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है ना उनको कि मैं सारी एप्लीकेशंस के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है, तो आपको दोबारा कब बताना है, यू मस्ट अपडेट। आपको कंट्रोलर को जो आपने प्रॉमिस किया है, जो आपने अंडरटेकिंग दी है, उसके तहत आपको कंट्रोलर को अपडेट करना पड़ेगा कि प्रॉमिस निभाना पड़ेगा। तो आपको ये अपडेट जो कि आपने दोबारा कोई फॉरेन एप्लीकेशन फाइल की है पहले फॉर्म 3 फाइल करने के बाद, देन दिस अपडेट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट इन इंडिया। जब भी आपको एफईआर मिलेगी, ठीक है, एफईआर मिलने के 3 मंथ्स के अंडर आपको बताना पड़ेगा दोबारा फॉर्म 3 फाइल करके। ओके, सो दिस इज रूल नंबर 12(2). Then 12(3) what it says,
the controller does not have to depend only on the applicant's form 3. controller हमारे पे dependent नहीं है. While examining a patent application in India, the controller is allowed to use accessible and available public databases. जो भी public databases हैं जैसे कि Google Patents हो गया, USPTO हो गया, EPO हो गया, WIPO हो गया, पेटेंट WIPO में पेटेंट स्कोप है, to check the details of your foreign application. वो खुद से भी चेक कर सकते हैं. ठीक है. And then 12.4 क्या कह रहा है? If the controller feels that the earlier form 3 is incomplete, अगर कंट्रोलर को ऐसा लग रहा है कि आपने फॉर्म 3 सही से नहीं दिया, अनसेटिस्फैक्ट्री है, सारी डिटेल्स नहीं दिए हैं, then he may ask applicant to file a fresh form 3. वो दोबारा आपसे मांग लेंगे, and applicant must submit this fresh form 3 within 2 months from the date of controller's communication. ठीक है. So this is rule number 12.4. देखो आज की क्लास से आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है. एक डायरी बनाओ, एक कॉपी बनाओ, एक A4 शीट लो, सेक्शन वाइज आप टाइमलाइंस लिखो. टाइमलाइन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं. 8 से 10 क्वेश्चन आपको टाइमलाइन से रिलेटेड मिलते ही मिलते हैं. और पेटेंट एक्ट में बहुत सारी टाइमलाइंस हैं, जैसे बहुत सारी आपको याद भी हो गई. प्रोविजनल कंप्लीट 12 मंथ्स, कंपलसरी लाइसेंस कब करना है कंपलसरी लाइसेंस? टेल मी गाइस फास्ट. कंपलसरी लाइसेंस के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं? 3 years. 3 years. वेरी गुड. आफ्टर द ग्रांट. ओके. तो ऐसे जितने भी डिटेल्स हैं, ऐसी जितनी भी डिटेल्स हैं, उन सारी डिटेल्स को आपको नोट करके रखना है. ओके. तो यहां से आपके सारे डिटेल्स स्टार्ट होते हैं फ्रॉम सेक्शन 8 एंड फ्रॉम सेक्शन 7. तो सेक्शन 7 में हमने प्रूफ ऑफ राइट पढ़ा, जो कि हमें 6 मंथ्स तक देना है. वो आप नोट करोगे कि प्रूफ ऑफ राइट 6 मंथ्स. ठीक है. जिससे आपको एट द एंड ऑफ एग्जाम से 2 दिन पहले आप रिवाइज कर, बहुत क्विकली रिवाइज हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सारा टच में हो गई. अभी आपने यहाँ पे बहुत सारे टाइमलाइंस पढ़े कि प्रूफ ऑफ राइट 6 मंथ्स, पीसीटी के लिए प्रूफ ऑफ राइट फ्रॉम द एक्चुअल फाइलिंग डेट से 6 मंथ्स. वो तो लॉजिकल भी है. ठीक है. फिर आपने यहाँ पे कौन सा टाइमलाइन पढ़ा कि फॉर्म 3 फाइल करना है, स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग फ्रॉम 6 मंथ्स. हमेशा जब भी टाइमलाइन लिखो उसके आगे ये जरूर लिखो कि वो 6 मंथ्स कब से काउंट हो रहे हैं. तो फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग. ठीक है. देन 8.2 में आपने क्या पढ़ा? ये सारे रूल्स पढ़े. देन रिलेटेड रूल्स में आपने क्या पढ़ा कि स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग फॉर्म 3, ये तो आपको पता ही है. ठीक है. 6 मंथ्स देना है. देन पीसीटी के केस में 6 मंथ्स वहां से काउंट होंगे एक्चुअल फाइलिंग डेट से. देन ये वाला रूल इंपॉर्टेंट है. रूल नंबर 12.2 में एक इंपॉर्टेंट टाइमलाइन मिली कि जब भी हम पहली बार फॉर्म 3 फाइल करते हैं तो सारी डिटेल्स दे देते हैं, लेकिन हमें एक बार फिर दोबारा फॉर्म 3 भी फाइल करना पड़ता है अगर हमने पहली एप्लीकेशन फॉर्म 3 की फाइल करने के बाद कोई दूसरी फॉरेन एप्लीकेशंस भी फाइल करी हैं. देन हमें दोबारा से फॉर्म 3 फाइल करना पड़ता है. ठीक है. तो कैसे आप अपडेट करते हो कंट्रोलर को? जब आपकी फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है उसके 3 महीने के अंदर विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट बाय अगेन फाइलिंग फॉर्म 3. तो एक टाइमलाइन आपकी ये हो गई. ठीक है. फिर कंट्रोलर डिपेंड नहीं रहता, ये तो हो गया. अगर कंट्रोलर को लगता है कि आपका फॉर्म 3 इनकम्प्लीट है, ठीक है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, डिटेल्स मिसिंग है, तो वो आपसे दोबारा फॉर्म 3 फाइल करने को बोलेगा और आपको फ्रेश फॉर्म 3 फाइल करना है विद इन 2 मंथ्स. कब? फ्रॉम द डेट ऑफ कंट्रोलर्स कम्युनिकेशन. तो इन सारे जितनी भी अभी हमने 3 डेडलाइंस पढ़ी, इन सब पे ट्रू फॉल्स में एक क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब आ सकता है. ओके. देन कमिंग टू रूल नंबर 12.5. ठीक है. तो ये जनरल रूल्स हैं अंडर रूल 12. देखो जनरल रूल्स हमने क्या क्या पढ़े? जनरल रूल्स ये हैं कि फॉर्म 3 फाइल करना है विद इन 6 मंथ्स, अपडेट देनी है, मतलब दोबारा फॉर्म 3 फाइल करना है अगर कोई नई फॉरेन एप्लीकेशन है विद इन 3 मंथ्स. देन इफ कंट्रोलर आस्क फॉर अ फ्रेश फॉर्म 3, अगर कोई प्रॉब्लम है, देन विद इन 2 मंथ्स. बट रूल 12.5 क्या कह रहा है? बट अंडर रूल 12.5 एक्सटेंशन कैन बी गिवन फॉर अप टू 3 मंथ्स मैक्सिमम फॉर ऑल द अबव रूल्स. इन सारे रूल्स के लिए मीन्स 12.1, 12.2, 12.4 में जो भी रूल्स हैं 6 मंथ्स, 3 मंथ्स और 2 मंथ्स, इन सब के लिए आपको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल सकता है बाय मेकिंग अ रिक्वेस्ट इन फॉर्म 4. तो फॉर्म 4 किस लिए यूज होता है? रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम. तो ये रिक्वेस्ट आपको करनी है इन टाइम पीरियड्स के एक्सपायर होने से पहले पहले. ठीक है. ऐसा नहीं कि 2 मंथ्स आपके एक्सपायर हो गए, उन्होंने बोला था कि फ्रेश फॉर्म 3 फाइल करो और आपके टाइम एक्सपायर हो गया, उसके बाद आप ये कर रहे हो. ठीक है. सो all this has to be done like the extension time जो भी आपको चाहिए that you can get for up to 3 months for all these 3 rules. Okay.